हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के बारे में। आज क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे। सबसे पहला यूनिट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्लास ट्वेल्थ से लेकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग तक के हर एक टॉपिक के बारे में मैं इस यूनिट के अंदर डिस्कस करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का क्लास। यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा सबसे पहला यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्या होगा। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ओके, एक वर्ड आया इलेक्ट्रो, दूसरा आया स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों रेस्ट। और मैंने क्या लगाया? एट। ये पूरा एक सेंटेंस बना जिसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट चार्ज एट रेस्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? तो हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge at rest, जिसके अंतर्गत हम लोग आवेशों के विराम के बारे में बात करेंगे, चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे। आप या यूं ये भी कह सकते हो कि वेयर एवर वी आर स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो चलें इसको डिफाइन कर लें। तो यूं कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics in which we study about charge at rest। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ही एक ब्रांच, हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम लोग बात करेंगे, अध्ययन करेंगे अबाउट, बारे में, किसके बारे में? चार्ज एट रेस्ट के बारे में। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर वन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। नंबर टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ओके, तो ये जो है पहला पार्ट, ये हमारे सिलेबस के एनसीईआरटी जो हमारा बुक है, एनसीईआरटी जो है उसका पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है। बिल्कुल आप एनसीईआरटी को लेकर बैठ जाइए और देखते जाइए कि बातों को मिलाते जाइए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बात करेंगे, एंड आफ्टर देन वी आर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड खत्म कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर की बात करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिख लें। ओके,
ओके बच्चों, तो ये जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बिल्कुल हम लोग अभी इस पे बात करेंगे, इसी पे बात करते रहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे। तो इसमें दो पार्ट है, गौर कीजिएगा। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसमें आप देख रहे हैं दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी अब हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करके बात करेंगे। पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जब इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे हेडिंग दें, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ characteristics of that accompanies fundamental electric charge is the characteristics of that accompanies fundamental particles wherever they are exist। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक डेफिनेशन है। ओके बच्चों, तो ये आपने बेसिक डेफिनेशन देखा इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इसमें कुछ बातें हम लोग सीखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट किसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय क्यूब। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे लिखेंगे, क्यूब से, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यह एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, कूलम्ब। कूलम्ब को हम लोग C से डिनोट करते हैं। कूलम्ब एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक है जिसके नाम पर इसका यूनिट बना, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और देखिएगा, CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का CGS यूनिट, CGS बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। आपने कई तरह का यूनिट के बारे में बात किया होगा क्लास 11th में, सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो ये होता है स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट कूलम्ब या ESU, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना स्टेट कूलम्ब, कितना स्टेट कूलम्ब या ESU। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। जब बोर्ड एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आता है, तो इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी में इसको कुछ यूं लिखा जा सकता है कि 1 स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू कितना कूलम्ब, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब, या 1 ESU बराबर भी आप कह सकते हो इसी को, या आप 1 ESU बराबर भी कह सकते हो 1/3 × 10⁻, और करके लिखे या पॉइंट बना के लिखे 10⁻⁹ कूलम्ब। ओके, तो ये एक बेसिक पॉइंट है और ये एक बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज का। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए, छोटे छोटे एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम में आने वाले ये पॉइंट है। इस पॉइंट को जरूर याद रखें, भूलें नहीं। चलें जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिखें।
ओके, चलिए ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और भी बहुत कुछ सीखना है अभी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बिल्कुल एकदम फंडामेंटल क्लास चल रहा है अभी, बेसिक क्लास मैं दे रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ, है ना। देखिए, और बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट और भी आप नोट कीजिए। नंबर 1 नोट में, पहला पॉइंट नोट में कि ये सब अभी जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। तो पहला है पॉइंट में, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, हर बच्चे को पता होगा। इसको शॉर्ट में लिखा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके, दूसरा पॉइंट, मास ऑफ अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो कहा जाता है 1.667 और भी आगे होता है 10⁻⁻27 kg। तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो सेम जितना प्रोटॉन का मास होता है अप्रॉक्सिमली उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो ये तीनों एक बेसिक पार्टिकल है, इसका मास को जरूर याद रखें, क्योंकि सवाल बनाने के दौरान आपको अगर ये पता नहीं रहा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, अगर उसमें आ गया तो फिर आप वहां पे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए नंबर 4, चार्ज की मैं बात कर लूं तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 क्यूब ई, इसका मतलब हुआ Q फॉर चार्ज, E फॉर इलेक्ट्रॉन 1, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी अभी हमने देखा चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम था, इसलिए हम लोग कूलम लगाएंगे। पांचवा पॉइंट गौर कीजिएगा कि चार्ज ऑफ आ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1 Qp प्रोटॉन हो गया। सेम जितना इलेक्ट्रॉन का होता है अप्रोक्सीमेटली उतना ही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है बच्चों। छठा पॉइंट, चार्ज ऑफ आ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना। नहीं सर, न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होता है, 0 होता है, नो चार्ज। तो ये 6 पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में सेव करके रखना है, हमेशा चलते फिरते कहीं भी रहे कोई पूछ दे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बता दो कितना होता है ना, तो फटाक से आपकी मेमोरी से आंसर निकल के आना चाहिए। ओके, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिख लें। ठीक, चलिए और भी कुछ हम सीखते हैं इसमें, और भी कुछ बेसिक पॉइंट को हम यहाँ पे आपको बताऊंगा जिससे कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी मदद करेगा। और वो पॉइंट क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। नोट करके ही हम लोग लिखेंगे इसको भी, ठीक है। वो फर्स्ट नोट कर दीजिएगा, इसको सेकंड नोट कर दीजिएगा, ठीक। तो पहला इसमें पॉइंट है कि 1 मिली कूलम्ब, 1 mc, m4 हो गया मिली, c4 हो गया कूलम। एक मिली कूलम बराबर कितना होता है, तो 1 मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम होता है। नंबर 2 माइक्रो कूलम मतलब 1 म्यू सी, म्यू है ना, इसको कहते हैं माइक्रो, हम लोग पढ़ते हैं 10⁻⁻6 कूलम। नंबर 3 1 नाइनो कूलम, 1 Nc बराबर 10⁻⁹ कूलम। चौथा पॉइंट है हमारा कि 1 पिको कूलम, 1 Pc 10⁻⁻12 कूलम। ओके,
पांचवा पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, वो है 1 फर्मी। मतलब एक फर्मी बराबर कितना वैल्यू होता है? तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये मीटर डिस्टेंस, फर्मी डिस्टेंस का यूनिट है, तो मीटर लग गया। छठा पॉइंट है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम, ध्यान दीजिए बच्चों, 1 एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब चलिए इस सबको क्या हम रटेंगे? कभी नहीं बुआ, कभी नहीं बच्चों, कभी नहीं रटना है, बाबा के क्लास में कभी नहीं रटना है ना? थोड़ा समझते हैं इसको। ऐसे न्यूमेरिकल बनाते बनाते प्रैक्टिस में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन तो भी हम इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप क्या देख रहे हो, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻�9, 10⁻⁻12, -15, -10। मतलब यहाँ तक अगर बात करूँ तो 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, टेबल पढ़ते जा रहे हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। और यहाँ क्या हुआ? -10 पे आ गए घट करके। तो ये तो हम सीक्वेंस में बोल सकते हैं 10⁻⁻3, फिर -6, -9, -12, -15 और घट के -10 पे, तो ये याद हो गया। लेकिन इसको कैसे याद करें इधर का सीक्वेंस में? तो मिली किसी का नाम होता है ना जी, तो मिली नाम की लड़की माइक्रो पहन के नाइनो कार में बैठकर, हंसी आ रही होगी, फिर से सुनिए, मिली नाम की लड़की माइक्रो पहन के नाइनो कार में बैठकर, कार नैनो कार आपने देखा होगा, पिकअप धरा के पिको फरार हो गई। फिर क्या हुई? तो वापस आ गई, है ना? तो मिली नाम की लड़की माइक्रो पहन के नाइनो का, मतलब मिली नाम की लड़की मिली माइक्रो पहन के माइक्रो नाइनो कार में बैठकर नाइनो पिकअप धरा के, मतलब पिको फरार हो गई मीन्स फर्मी, फिर आ गई तो एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इस 6 पॉइंट को खूब अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये 6 पॉइंट आपको न्यूमेरिकल बनाने के दौरान काफी उपयोगी साबित होंगे। चलें आगे बढ़ें। ओके बच्चों, ये रहा कुछ बेसिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज का। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म नहीं हुआ, हाँ ध्यान दीजिए, अभी कहाँ से, देखते जाइए, पढ़ते जाइए, सर से जुड़े रहिए, है ना? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो टेंशन नहीं लेना है, आपने बचपन में भी सुना होगा, फिर से सुन लीजिए। 2 ही तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना? पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस भी, अगर मैं बोलूँ इसी को तो प्लस क्यू हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, प्लस क्यू, शॉर्ट में प्लस भी लिख दिया, है ना? दूसरा कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, इसको शॉर्ट में माइनस है नहीं, माइनस भी लिखेंगे, या इसको आप माइनस क्यू बोले। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया चार्ज के प्रकार, है ना? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चले आगे देखें, मिटा दूं? ओके बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग दीजिए जल्दी से, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज लगाइए ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि सेम चार्ज हैव रिपल्शन प्रॉपर्टी। मतलब क्या, गौर कीजिएगा, सेम चार्ज हैव रिपल्शन प्रॉपर्टी।
मतलब सेम चार्ज हो तो वहाँ रिपल्शन प्रॉपर्टी, जैसा कि अगर हम बात करें कि एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा भी हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करके एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। ये दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकता। या हम यूँ कहें कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों के बीच में एक रिपल्शन का फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ एक दूसरे के बीच में रिपल्शन प्रॉपर्टी, रिपल्शन का फोर्स काम करेगा, है ना। मतलब क्या, सेम चार्ज में दुश्मनी होगा, है ना, दोस्ती नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, दुश्मनी, यहाँ भी दुश्मनी, नेगेटिव नेगेटिव, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा कहता है कि अगर अपोजिट चार्ज ले लो, है ना, अपोजिट चार्ज हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। अपोजिट चार्ज हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अपोजिट चार्ज के पास क्या होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को खींचता है, मतलब इस दोनों में एक बढ़िया वाला क्या है बच्चों, प्यार हो जाता है, हाँ, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, जैसे तू और वो, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बढ़िया वाला प्यार होगा, दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ अट्रैक्शन और यहाँ रिपल्सन, तो ये दो प्रॉपर्टी देखा। तीसरा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, आपने इससे पहले भी देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन जो बताया था उसके नीचे। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब क्या, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गया, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक। चौथा पॉइंट कहता है कि इट हैव क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, इसके पास कैसा प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। हम इस पे काफी डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। फिलहाल आप इसको समझिए कि क्वांटाइजेशन भी प्रॉपर्टी होता है। क्वांटाइजेशन मतलब Q बराबर होता है NE, ये फॉर्मूला आएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, है ना। Q बराबर NE, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मतलब क्वांटाइजेशन एक प्रॉपर्टी है किसका, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इस तरह से चार आपने प्रॉपर्टी देखा, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिखें, फिर आगे बात करूं, ठीक। चलो, चलिए, तो चार पॉइंट देखा, इसमें इस पॉइंट पे हम लोग आगे अगला वीडियो में डिस्कस काफी डिटेल में करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charge of an isolated system always remains constant या कंजर्व्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलहाल आप इस बात को समझें, मैं इस पे भी डिटेल चर्चा करूंगा। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या, कंजर्वेशन चार्ज का एक प्रॉपर्टी है बच्चों। तो कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड, वो हमेशा कांस्टेंट होगा या कंजर्व्ड होगा। तो हम इस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे भी बात करेंगे। एक पॉइंट आपका रहा क्वांटाइजेशन, दूसरा रहा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम इस पे भी आगे चल के बात करेंगे। चलिए, अगला पॉइंट है छठा, द चार्ज या द इलेक्ट्रिक चार्ज या द इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, इंडिपेंडेंट
ऑन स्पीड बट डिपेंड ऑन मास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किस पर इंडिपेंडेंट है, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है? स्पीड के ऊपर। मतलब किसी भी चार्ज को कितने भी स्पीड से आप फेंक दो, है ना, तो उस चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके मास में फर्क पड़ेगा। अब वो कैसे? तो आइए कुछ ऐसे है कि अगर ये m इजिकल टू, आपने फॉर्मूला देखा होगा, नहीं तो आगे चल के और देखेंगे इसको, इनटू रूट ऑफ एम नॉट इन डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसमें एम नॉट क्या है? एम नॉट को कहते हैं हम लोग रेस्ट मास, और ये v क्या है? इस v को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं। ये क्या है? मास ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का ये मास है। अब गौर फरमाएंगे थोड़ा सा इसके ऊपर। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। तो किस पर डिपेंड करता है? मास के ऊपर करता है। तो ये कैसे, हाउ? तो इस फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि ये भी जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ये क्या कभी, अगर हम क्लास 11th की बात करूँ तो 11th में मैकेनिज्म में आपने क्या देखा था? कोई बस है जो इतनी स्पीड से चल रही है, ट्रेन है ना, कोई बॉयज है चल रहा है, दौड़ रहा है ना, हवाएं चल रही है, पानी बह रहा है। तो ये जो स्पीड था, क्या वो सब स्पीड कभी लाइट के स्पीड के बराबर हो सकता है या उससे करीब पहुंच सकता है? नहीं, है ना। तो वहां पर क्या हुआ था कि हमारा जो मास था ना, जो रेस्ट मास था, जो हम रुके हुए थे उस समय का जो मास था, और दौड़ने के बाद जो हमारा मास था, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आता था। क्यों? कि अगर मैं कहूँ कि ये 100 मीटर से एक ट्रेन चल रही है, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से लाइट चलती है। तो 100 को इतना से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.00000, पता नहीं, बहुत ही छोटा टर्म आ जाएगा। इतना छोटा कि उसे हम जीरो मान लेंगे। 1 में से घटाएंगे तो 1 ही बचे, अब रूट से बाहर निकलेगा वो 1 ही होगा। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, यहाँ चार्ज के स्पीड, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, फोटॉन, है ना, हाँ, वे पार्टिकल्स, है ना, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, इन सभी का जो स्पीड होता है वो लगभग लगभग लाइट के स्पीड के करीब पहुंच जाता है। तो जब हम ये एक बड़ा वैल्यू मुझे मिलेगा, तब हम लाइट के स्पीड जो इतना है, इससे अगर हम डिवाइड करें तो यह रिजल्ट कुछ न कुछ मुझे मिलेगा, और उस रिजल्ट को जब 1 में से घटाएंगे तो कुछ न कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसका रूट निकालेंगे तो कुछ पॉइंट में रिजल्ट आएगा। जैसा कि अगर मैं कहूँ हमारे पास जो रेस्ट मास है वो है 10, सपोज मान लिया जाए 10 kg है, और यहाँ जो रिजल्ट आया, मान लिया जाए नीचे का जो रिजल्ट आता है वो आया आपको कुछ रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रिजल्ट आ गया 0.2, सपोज मान लिया जाए, है ना। तो आपको जो m मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? पहले जो रेस्ट मास था उससे ज़्यादा होगा या उतना ही होगा या उससे कम होता है, वो ध्यान दीजिएगा। तो 10 अपॉन 0.2, पॉइंट उड़ाएंगे 100 तो कट के कितना आएगा? 50। मतलब बॉडी का मास कितना हो गया बता दो? इतना हो गया। कब? जब उसके स्पीड था तब, है ना। जैसे डिनोमिनेटर जैसे छोटा होता जाएगा ना, तो आपको क्या होगा? ये रिजल्ट बढ़ता जाएगा, है ना। 50 kg आ गया, पहले रेस्ट मास 10 kg था, 50 kg आ गया। क्या मास में परिवर्तन आया? बिल्कुल आया। क्या स्पीड में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड बट डिपेंड ऑन मास, ये मास पर डिपेंड करता है ना। तो ये छठा पॉइंट हुआ। चलिए आगे भी बात करते हैं और भी पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट हुआ
7वां पॉइंट गौर कीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं 7वां पॉइंट का। तो 7वां पॉइंट क्या है, गौर कीजिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस is independent on presence of या absence of अदर चार्जेस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दीजिए। क्या कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, हमारे पास दो चार्ज है बुआ, है ना। मान अट्रैक्शन की बात हो रही है तो एक चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज हमारे पास कैसा है, नेगेटिव है। तो क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा, एकदम दोनों में बढ़िया वाला प्यार होता रहेगा हमेशा एक दूसरे से, ठीक। तो कहता है कि बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट कि कब नहीं करता है, ऑन इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ, किस पर डिपेंड नहीं करता है, प्रेजेंस ऑफ होने या एब्सेंस ऑफ ना होने, किसको, अदर चार्जेस, किसी अन्य चार्ज को। अब ये कैसे समझे, तो हम ये कहें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, खूबसूरत सी चार्ज आ गई इसके जिंदगी में, है ना, इसको एक बढ़िया से प्यार हो गया इससे, पहले से इसके साथ था रिश्ता खूब बढ़िया वाला, अब इसके जिंदगी में ये आके टपक गया, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन शुरू हो गया, तो क्या इनके बीच में जो पहले वाला था क्या उसमें कोई कमी आएगी, नहीं आएगा, यही तो ये कहता है। या अगर इसके जिंदगी में कोई दूसरा चार्ज आ गया, मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज, तो क्या इसके बीच में, इसके दोनों के पहले वाले रिलेशन में कोई फर्क पड़ेगा, कभी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज के केस में होता है, ये रियल लाइफ में बच्चों नहीं होता है ना, संभव नहीं है। तो इसके बीच में जितना फोर्स काम कर रहा था उतना ही करता रहेगा इस चार्ज को आने या न आने से। तो ये हम लोगों ने देखा 7वां पॉइंट। चलिए एक और पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, 8वां पॉइंट क्या होता है, कहता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस always along the line joining between them। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बिटवीन, कहाँ, बीच, किसके बीच, दो चार्जेस के बीच, ऑलवेज, वो हमेशा किसके अलोंग होगा, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, मतलब उन दोनों चार्ज के बीच में। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, कैसा फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स। तो ये हमेशा कैसे लगेगा, ये फोर्स तो कचरा हो गया, है ना, कैसे ये फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्ज को हम जैसे लाइन ज्वाइन करते हैं उसी डायरेक्शन में इसके बीच में फोर्स काम करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7-8 पॉइंट देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में, और मैंने आपको कहा था क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे कि कंडक्टर को हम कैसे चार्ज करेंगे, इंसुलेटर को कैसे चार्ज करेंगे, कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, तो इन सभी टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग लगे रहें, करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट